पंजाब में कमल खिलाने के बाद केजरीवाल अब गुजरात में तैयारियां कर रहे हैं। गुजरात में केजरीवाल मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि केजरीवाल गुजरात विधानसभा चुनावों के पहले शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। मिशन गुजरात की शुरुआत कर दी है। दिल्ली के सीएम आज गुजरात के दौरे पर पहुंचे और उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी का चरखा चलाया। भगवंत मान ने भी चरखा वहां काटा। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग बहुत इनकलाबी हैं और हमें यह उम्मीद है कि गुजरात भी देश की तरक्की में योगदान देने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पंजाब के बाद आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से गुजरात चुनाव में उतर रही है और उसी की तैयारियां जो हैं वो यहां देखने को मिल रही हैं। देखिए, साबरमती आश्रम में केजरीवाल पहुंचे हैं, बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भगवंत मान जो हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं, पंजाब के सीएम, और इसके बाद चरखा काटा इन दोनों ने। तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। तो गुजरात का ये दौरा, इन तमाम तस्वीरों के जरिए मैसेजिंग बड़ी है क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी अपना एक्सपेंशन धीरे धीरे पूरे देश में कर रही है। उसके मद्देनजर ये तस्वीरें अपने आप में अहम हो जाती हैं। गांधी आश्रम से मिशन गुजरात की शुरुआत की गई है। अब ये बात हर कोई जानता है कि गुजरात गांधी जी को लेकर पर्याय है, आप उन्हें अलग अलग नहीं कर सकते हैं। लिहाजा कुछ प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, हम सुनवाते हैं क्या सोचना है उनका गुजरात पहुंचने के बाद। पंजाब में मिली जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी गुजरात में चुनावी तैयारियों में जुट गई है। आप देख सकते हैं कि गुजरात में चुनाव का कुछ ही दिनों का वक्त है। वैसे में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ये दोनों ही यहाँ पे गांधी आश्रम में पहुंचे हुए हैं। 2 दिन के दौरे पर भगवंत मान और केजरीवाल यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं गांधी आश्रम में इस वक्त ये दोनों है। आज उनका एक रोड शो भी होगा। ये रोड शो जो है वो अहमदाबाद के निकोल इलाके में ये रोड शो होगा। साथ ही कई सारी ऐसी मीटिंग्स भी होगी जिसमें चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनानी है, उन रणनीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी। आप देख सकते हैं जो गुजरात के नेता है, गुजरात आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष गोपाल इटालिया, ईसुदान गढ़वी समेत कई जो नेता है वो सारे यहाँ पे इनके साथ है, क्योंकि पंजाब में जीत मिलने के बाद लगातार जो कैंपेनिंग है वो भी पंजाब के नाम पर गुजरात में आम आदमी पार्टी कर रही है कि किस तरीके से पंजाब में सरकार बनाने के तुरंत बाद ही भगवंत मान ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो या फिर वहां पे जो शिक्षकों की बात हो, तो उन्हीं सारे मुद्दों को लेकर अब गुजरात में आम आदमी पार्टी जो है वो कैंपेनिंग करेगी। 2 दिन के दौरे पर आएंगे। कई बताया जा रहा है कि कई ऐसे बड़े नेता जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से आते हैं वो भी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जो रोड शो रहेगा, रोड शो को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी जो है वो ये संभावना जता रही है कि दिल्ली में जिस तरीके से कश्मीर फाइल का लेकर अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बयान दिया था, उसके बाद हो सकता है कि गुजरात में उन पे हमला हो और जिसके चलते जो सुरक्षा है उसे भी काफी पुख्ता रखी गई है। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक। तो चरखा काटने की तस्वीरें आपने देखी, हमारी सहयोगी गोपी की रिपोर्ट आपने देखी। अब हम आपको केजरीवाल को सुनवाते हैं। सुनिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे तो क्या कुछ उन्होंने कहा। हम लोग 2 दिन के गुजरात दौरे पे आए हैं और आज गांधी जी को नतमस्तक होने के लिए उनके आश्रम में हम दोनों आए और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। अपने आप को धन्य मानते हैं हम लोग कि ऐसे देश में पैदा हुए जहाँ पे गांधी जी भी पैदा हुए थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा इस आश्रम में पहला दौरा है, लेकिन उसके पहले जब मैं एक एक्टिविस्ट होता था तो तब तो कई बार मेरा यहाँ पे आना हुआ था। तो कई बार मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ। जितनी बार यहाँ आते हैं बहुत शांति का एहसास होता है और ऐसे लगता है जैसे गांधी जी की आत्मा यहीं बसती है। तो आज बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। गांधी जी के इस आश्रम में आके मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। उनकी हाथ से लिखित चिट्ठियाँ और उनके अलग अलग जो उन्होंने आंदोलन किए उनके बारे में जानकारी मिली। और चरखे के बारे में तो मैं ये बोल रहा था कि ये तो मेरी माँ, मेरी दादी, मेरी नानी, आज भी हमारे घर में, पंजाब के लगभग हर घर में चरखा है। हम तो नेशनलिस्ट लोग हैं, देश को प्यार करने वाले लोग हैं। मैं गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ और मुझे लगता है कि गुजरात के लोग जो हैं वो बहुत इनकलाबी लोग हैं और हमें उम्मीद है कि वो भी देश की
तरक्की में और देश की रक्षा में अपना बड़े से बड़ा योगदान देने को तैयार है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। हमारी संवाददाता गोपी हमारे साथ जुड़ रही हैं। गोपी, गुजरात और महात्मा गांधी जी एक दूसरे के पर्याय हैं। ऐसे में मिशन गुजरात की शुरुआत यहां से करना, बापू के चरखा काटना, यहां माल्यार्पण करना, मैसेजिंग क्या है जब हम विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हैं? बिल्कुल शुभांकर, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पंजाब में भगत सिंह के नाम पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी, उसी तरीके से आज केजरीवाल गांधी आश्रम पहुंचे। गांधी आश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने यहां पे चरखा काटा, मालार्पण किया, वो भी सूत की माला गांधी जी को चढ़ाई गई। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है, ये राजनीति गांधी जी के इर्द गिर्द केजरीवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में भगत सिंह है तो गुजरात में गांधी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे सरदार के नाम पर राजनीति करती है और गुजरात में जो आम आदमी पार्टी है लगातार ये कहती है कि 27 साल से बीजेपी का शासन है गुजरात के अंदर, लोग जो है अब विकास चाहते हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही विकास मॉडल गुजरात का दिखाकर 2014 में प्रधानमंत्री यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते थे। तो कहीं ना कहीं अब तक जो शुभांकर सबसे महत्वपूर्ण बात जो गुजरात के लिए कही जाती है वो यही है कि आम आदमी पार्टी अब तक चुनाव जीती जरूर है, लेकिन ये दोनों, दिल्ली हो या पंजाब, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। अब तक आम आदमी पार्टी ऐसा कोई भी राज्य नहीं जीती है जहां पे बीजेपी की सरकार हो, और गुजरात में बीजेपी की सरकार है, 27 साल से है, और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का ये गृह राज्य है। तो वैसे में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती तो काफी बड़ी है, लेकिन लगातार जो राजनीति है वो देशभक्ति के नाम पर हो रही है, राष्ट्र पेट्रोइज्म के नाम पर ये पूरी राजनीति जो है वो की जा रही है। आपने दिलचस्प बात बताई, यानी कि चुनौतियां जो हैं वो बहुत बड़ी हैं, लेकिन अगर सफल हो जाते हैं तो शायद उसका जो इनाम है वो बहुत बड़ा होगा देश में मैसेजिंग के लिहाज से कम से कम। हालांकि ये भी दिलचस्प है कि सभी पार्टियों ने अपने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को चुन रखा है और उनके नाम पर पॉलिटिक्स हो रही है, जबकि ये तमाम पूरे देशवासियों के हैं, सभी पार्टियों के। शुक्रिया आपका गोपी तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं गुजरात से आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की करारी हार के बाद अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव की अब बीजेपी से नजदीकियां बढ़ती जा रही है। कल शिवपाल सिंह यादव ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्विटर पर फॉलो करना भी शुरू कर दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की मदद से वो राज्यसभा जा सकते हैं। अयोध्या जाने का भी उनका कार्यक्रम बन रहा है। कुल मिलाकर कहें तो पिछले 2 दिनों से बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं शिवपाल सिंह यादव, और ये समाजवादी कुनबे के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। हालांकि एक सवाल यह भी उठता है कि क्या शिवपाल सिंह यादव के जाने से वाकई में अखिलेश इतने ज्यादा परेशान होंगे, और अगर परेशान होंगे तो फिर उनको महत्व अब तक क्यों नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि नवरात्र के दौरान अयोध्या भी जाएंगे शिवपाल सिंह यादव। ये बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की मदद से राज्यसभा वो जाएंगे और नवरात्र में मैसेजिंग, ये देखिए तमाम कड़ियों को आप जोड़िए, डॉट्स को जोड़िए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करना, अयोध्या जाने की बात आना, बीजेपी नेताओं से करीबी होना, सीएम योगी से मुलाकात करना, और उसके बाद अब राज्यसभा की खबरों का जिक्र होना अपने आप में। समर्थ हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं इस खबर को ज्यादा जानकारी देने के लिए। समर्थ, ये तमाम डॉट्स जिनको हम जोड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करना, अयोध्या जाना, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना, ऐसा लग रहा है कि चुनावी सीजन में जो वापस रिश्तेदारी शुरू हुई थी वो नतीजों के बाद खत्म हो रही है। देखिए शुभंकर, इस बार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी उलटफेर होता दिख रहा है। यूं तो यूपी चुनाव खत्म हो गया है, पर जो सियासी सुगबुगाहट है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और यही रीजन है कि शिवपाल सिंह यादव बैक टू बैक ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे सुगबुगाहट बढ़ती जा रही है। आज उन्होंने कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सीएम योगी आदित्यनाथ को और पहले के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, इन तीनों को ट्विटर पर फॉलो किया है। क्योंकि पहले वो फॉलो नहीं करते थे, पहले से वो अखिलेश को फॉलो कर रहे थे, पर आज उन्होंने जिस तरह से इन
तीनों नेताओं को फॉलो किया, एक संकेत है। इस बीच में एक बात और आती है कि उनका अयोध्या जाने का एक दौरा भी बात चल रही है उसको लेकर। वो नवरात्र में किसी भी टाइम पर कभी भी किसी भी दिन अयोध्या जा सकते हैं, वहां रामलला के दर्शन भी कर सकते हैं। इन दोनों बातों को आप जोड़ेंगे, इससे पहले उनका दिल्ली दौरा होता है। इटावा में वो हरिओम यादव से जाकर मिलते हैं जो कि पुराने नेता हैं और उसके बाद वो भाजपा में उन्होंने ज्वाइन किया। हरिओम यादव का भी कद एक बड़ा समाजवादी पार्टी में रहा है और फिर उनकी नाराजगी खुलकर सामने आती है जब अखिलेश यादव उनको एमएलए की जो बैठक होती है उसमें नहीं बुलाते। हालांकि अखिलेश की और सपा की तरफ से कहा जाता है कि ये बैठक समाजवादी पार्टी की थी और अलायंस पार्टनर्स की बैठक अलग होगी, उसमें उनको निवेदन जाता है और वो उस बैठक में खुद से नहीं आते हैं। तो नाराजगी फिलहाल शिवपाल यादव की साफ साफ दिख रही है, जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कुंबे के लिए घातक साबित हो सकती है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव का कद जो है यूपी की राजनीति में वो कहीं किसी से छुपा नहीं है। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, तो बैकडोर से शिवपाल सिंह यादव उनके राइट हैंड की तरह शुरुआती दौर से रहे हैं। शिवपाल को यूपी की राजनीति की बारीकियां पता है, पर क्या, जैसा कि आपने कहा, अखिलेश यादव को उनके जाने से फर्क पड़ेगा या नहीं, ये एक चर्चा का विषय जरूर है शुभांकर। नहीं, बिल्कुल समर्थ, और अगर पड़ेगा तो फिर अखिलेश यादव जानबूझकर उन्हें इग्नोर क्यों कर रहे थे, ये एक सवाल पूछा जाएगा। या फिर ये भी अब पढ़ना वाला होगा जिसके आने जाने से दोनों खुश होंगे। शिवपाल को लेकर भी क्या यही हो सकता है? ये तमाम सब चीजें हैं, लेकिन समर्थ आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। उधर कल शिवपाल सिंह यादव की यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात हुई थी। कल उन्होंने क्या कुछ कहा था, हम आपको सुनवाते हैं। बहुत जल्दी बहुत जल्दी मिलेगा, इंतजार करो। इंतजार करें। सर कल मुलाकात हुई, क्या बात हुई? वो गाना सुना है ना सर ने, कल मुलाकात यहाँ वाले पूछेंगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात, ये सारे लोग पूछ रहे हैं सर। उचित समय पर बताएंगे, उचित समय पर बताएंगे। ऐसा क्या है सर? चलिए, कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं। देखिए, सियासत में कभी कभी इंकार ना करना भी इजहार ही होता है। खैर, आगे बढ़ते हम, जो होगा वो आप तक पहुंचा देंगे। सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय करने के निर्देश दिए और आज से यह अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। अलीगढ़ में भी इस अभियान के तहत डीआईजी रेंज दीपक कुमार खुद फील्ड में उतरे। उनके साथ तमाम पुलिस का अमला जो था वो भी पीछे पीछे चल रहा था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे इसकी शुरुआत की गई। अलीगढ़ की तस्वीरें हैं जहां पर इस अभियान की शुरुआत की गई और यह बताया जा रहा है कि एंटी रोमियो स्क्वाड को सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो हम आपको बता दें कि योगी सरकार जब पहली मर्तबा आई थी तब इसकी नींव रखी गई थी और अब जब दोबारा आई है तो यह कहा गया है कि इसको और ज्यादा सक्रिय बनाया जाए। और इस अभियान को जब और ज्यादा सक्रिय करने के निर्देश ऊपर से आए हैं तो दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन कैसे इसको लेकर अलग अलग शहरों में एक्टिव हो गया है। दो तस्वीरें, एक अलीगढ़ और दूसरी नोएडा, और इन दोनों जगहों पर एक कोशिश की जा रही है कि पता लगाया जाए कि जब योगी जी आए हैं तो रोमियो की शामत आ जाएगी। अगर कोई रोमियो बनने की कोशिश करता है तो फिर उसकी अक्ल ठिकाने लगा दी जाएगी। कम से कम यही मैसेजिंग यहां से की जा रही है। तो पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्तैद है और मुस्तैदी यहां पर बनी हुई है ताकि चीजें यहां पर ठीक हो जाएं, सुरक्षा का भाव बना रहे। तो देखिए, यूपी में तो चीजें ठीक करने की बात की जा रही है, लेकिन अगर आप दूसरे मुल्क पड़ोस में श्रीलंका में चलेंगे तो वहां चीजें ठीक नहीं हैं। श्रीलंका में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में आज इमरजेंसी लगा दी गई है। फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें। इमरजेंसी का ऐलान किया गया है। शहर शहर हिंसा है। अंतरिम सरकार की मांग की जा रही है और आपको बता दें, महंगाई का आलम तो यह है कि 150 रुपए में कप चाय मिल रही है। आटा, चावल, घी, तेल, आप जिसकी बात करेंगे सब आसमान छू गए हैं। 15-16 घंटे लाइट गायब हो रही है। हालांकि इन सब के बीच में भारत ने पड़ोसी होने का एक बार फिर धर्म निभाया है और हाथ बढ़ाया है कि हम आपको मदद कर सकें। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रही स्थिति क्यों बन रही है तो हम आपको बता दें, एक तरफ कोरोना की मार जिसकी वजह से पर्यटन के क्षेत्र में नुकसान पहुंचा, दूसरा चीन से बड़े पैमाने पर जो कर्ज लिया गया वो एक बहुत बड़ा नुकसान श्रीलंका के लिए साबित हो रहा है, क्योंकि कर्ज के कीमतों को अदा करने की रियायतें नहीं मिली और उसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध और पाबंदियां। श्रीलंका के हालात किस कदर खराब हैं, अगर ये समझने के लिए मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ 12 से 13 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है, क्योंकि डीजल है नहीं, सप्लाई है नहीं, पावर प्लांट जो है वो ठीक से चल नहीं रहे हैं। और जो होटल है, हम जैसे जिस होटल में रहते हैं, मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ,
कि अगर हमें ऊपर जाना है 8वीं मंजिल पर तो बिजली नहीं है, इसलिए लिफ्ट नहीं चल रही। देखिए ये सारी लिफ्ट बंद है। 11, 12, 13 घंटे ज़्यादातर जो होटल है वो बैकअप से चलाते हैं जनरेटर, जिसके लिए डीजल चाहिए, लेकिन डीजल की ही सप्लाई नहीं है। और अब वो कई सारे जो होटल हैं वो ब्लैक मार्केट से डीजल ला रहे हैं। ना कहीं लाइट है, ना एयर कंडीशन है, ना पंखा है, और यहाँ की गर्मी में हर कोई बस पसीने से जूझ रहा है। सिस्टम पे कोई भी लैपटॉप सिस्टम प्रिंटर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अपने कमरे में भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी 11-12 घंटे की ये चूँकि हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो तस्वीर समझ में आती है। अब उन लोगों के बारे में सोचिए जो अपने घरों में रह रहे हैं, बच्चों को पढ़ना है, अपने घरों में बंद होकर के रहना है, ऊपर से पब्लिक इमरजेंसी है, तो 11-12 घंटे की बिजली कटौती आखिर श्रीलंका के लोग कैसे झेलेंगे, वो भी राजधानी कोलंबो में। और इन्हीं दिक्कतों के चलते इस आर्थिक जो बदहाली इस देश की हुई है, चीज़ों की किल्लत हुई है। और सबसे फर्क पड़ता है अगर आपके देश में तेल ही ना हो, फ्यूल ना हो, उसकी क्राइसिस हो जाए, क्योंकि मुद्रा भंडार है नहीं, आप खरीद सकते नहीं, आयात कर नहीं सकते, तो इन किल्लतों के बीच आम जनता की ज़िंदगी कितनी प्रभावित होती है, ये सब कुछ कोलंबो से सीखा जा सकता है, श्रीलंका से सीखा जा सकता है। लेकिन स्थिति कितनी बदतर है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोलंबो से दिव्यन के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।